हेलो एवरीवन। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर प्रकट हुए और उन्होंने एक घोषणा की कि 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट हैं वो अवैध मुद्रा हैं तत्काल प्रभाव से, यानी इमीडिएटली जो 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के जो करेंसी नोट्स थे वो इलीगल टेंडर हो गए। उनको किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज़ नहीं किया जा सकता, वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट बाद में तो कुछ दिनों के बाद में ये घोषणा हुई कि उनको अपने पास में रखना 31 दिसंबर 2016 के बाद में अपने पास रखना भी गैरकानूनी बना दिया गया। तो इस घोषणा से हुआ क्या, 17.5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी देश में जो उस टाइम थी, और उसमें से लगभग 86% जो करेंसी थी वो 500 और 1000 रुपए के नोट की फॉर्म में थी, वो मार्केट में अवैध हो गई, इलीगल टेंडर बन गई। तो अब मानिए कि एकदम से कितनी करेंसी की कमी हो गई कंट्री में। और आपने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा होता है चैप्टर में कि जो करेंसी होती है वो मनी सप्लाई का पार्ट होती है। करेंसी और साथ में डिमांड डिपॉजिट्स, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई ऑल ऑफ ए सडन 15 लाख करोड़ रुपए घट गई, तो ट्रांजैक्शंस करना कितना मुश्किल हो गया। तो उसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भारत में पहली बार हुआ हो डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का भारत में एक इतिहास रहा है, पहले भी डिमोनेटाइजेशन हुआ। ब्रिटिश पीरियड में 1946 में 1000 और 10,000 रुपए के नोट जो उस टाइम प्रिवेलिंग थे, आरबीआई के द्वारा उनको डिमोनेटाइज कर दिया, उनको इलीगल टेंडर बना दिया गया। 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त फिर डिमोनेटाइजेशन हुआ और वो नोट 1000, 5000 और 10,000 रुपए के जो 1954 में जारी हुए थे उनको फिर बंद कर दिया गया और नए नोट जारी किए गए। तो भारत में एक इतिहास रहा है डिमोनेटाइजेशन का। लेकिन इस बार जो डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, उस डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसको क्यों किया गया, उसकी सफलताएं क्या थी, क्या अचीवमेंट्स रहे उसके, और साथ में उसकी विफलताएं क्या रही, कि फेलियर्स क्या थे उसके। तो इस सारे के बारे में आइए बात करते हैं। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा उस देश में करेंसी इशू की जाती है। करेंसी जो इशू की जाती है वो एक लीगल टेंडर का स्टेटस लेकर के आती है। लीगल टेंडर का स्टेटस क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक गारंटी करता है कि जो बेयरर होगा, जो धारक होगा उस करेंसी का, उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू हमेशा मिलेगा। डिमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि वो जो करेंसी के नोट्स हैं, कोई भी स्पेसिफिक नोट्स जो हैं या सारे नोट्स, उनकी लीगल टेंडर स्टेटस जो है वो लूज हो जाती है, वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो करेंसी के जो नोट्स हैं अब वो लीगल टेंडर नहीं रह जाते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन स्पेसिफिक करेंसी का किया जा सकता है जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी करेंसी का भी पॉसिबल है। वो बात अलग है कि इंडिया में ये नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबल है, सारी करेंसी का भी डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है। तो ये लीगल टेंडर नहीं रहती है, नो लॉन्गर रिमेन्स है लीगल टेंडर, वैलिड करेंसी नहीं रहती, अवैध मुद्रा हो जाती है उस डिमोनेटाइजेशन की डिक्लेरेशन के बाद। उससे पहले वो क्या होती है, वैध मुद्रा होती है। तो भारत में अभी रिसेंटली कब हुआ डिमोनेटाइजेशन? हालिया विमुद्रीकरण हुआ है भारत में 8 नवंबर 2016 को, और इसमें 500 और 1000 रुपए के नोट जो हैं वो इमीडिएटली डिमोनेटाइज कर दिए गए कि भाई वो तुरंत प्रभाव से वो वैध मुद्रा नहीं रहे। लेकिन इससे पहले कब हुआ डिमोनेटाइजेशन? 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट, इनको क्या किया गया, इनको डिमोनेटाइज कर दिया गया। उसके बाद 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ और 1000 रुपए के नोट, 5000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए के नोट डिमोनेटाइज कर दिए गए, विमुद्रीकरण उनका कर दिया गया। रीमोनेटाइजेशन भी हुआ था 1954 में। उसमें रीमोनेटाइजेशन में नए नोट आए थे, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट, जिनको बाद में यहां पे डिमोनेटाइज कर दिया गया। इसके बाद में अब डिमोनेटाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि जब जो रीसेंट डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था भाई 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए। मार्केट में तो बहुत सारी करेंसी अवेलेबल होती है, ट्रांजैक्शन के लिए लोग यूज करते हैं। करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रिंट की जाती है लेकिन सर्कुलेशन में अवेलेबल होती है। तो करेंसी सर्कुलेशन में अवेलेबल अगर बात करें, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, ऐसे अलग अलग नोट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जो करेंसी नोट जिनको डिमोनेटाइज किया गया वो थे 500 रुपए के और 1000 रुपए के, दो तरह के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था। तो इन नोटों की जो वैल्यू थी वो थी 15 लाख करोड़ रुपया, और टोटल जो करेंसी थी मार्केट में अवेलेबल वो थी 17.5 लाख करोड़ रुपया, 17.5 लाख करोड़ के लगभग, इतने रुपीस के लगभग का टोटल करेंसी अवेलेबल थी मार्केट में। तो
इतने में से 17.5 में से 15 लाख करोड़ मार्केट से बाहर हो गए। 86% करेंसी बाहर हो गई सिस्टम से और सिर्फ 14% करेंसी बची लोगों के हाथों में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो एक बड़ा झटका था इकोनॉमी के लिए एकदम से। और ये जो करेंसी होती है ये पार्ट होता है मनी सप्लाई का, तो मनी सप्लाई एकदम से कितनी कम हो गई, करेंसी की फॉर्म में जो मनी सप्लाई थी वो 86% कम हो गई। लास्ट डेट डिसाइड की गई 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद में जो लोगों के पास में डीमोनेटाइज नोट थे 500 और 1000 रुपए के, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, डिक्लेयर किया कि 30 दिसंबर 2016 तक इन नोटों को कि या तो एक दिन में 4000 रुपए के नोट, पुराने नोट दे करके बैंक से नए नोट ले लो, साथ में एक अपना आईडी शो कर दो, या फिर अपने जितनी भी पुरानी करेंसी अवेलेबल है उसको अपने बैंक में जमा करा दो और फिर धीरे धीरे उसको विड्रॉ कर लो। शुरू में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि रुपए 10,000 10,000 तक विड्रॉ किए जा सकते हैं अकाउंट से, फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाया 20,000 50,000 तक बढ़ाया और अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब आप कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से। जो करेंसी जो डीमोनेटाइज हुई, गवर्नमेंट को अंदाजा था कि वो ब्लैक मनी भी उसमें हो सकता है, तो गवर्नमेंट को अंदाजा था कि शायद वो लौट करके नहीं आएगी, लेकिन 99.6% जो डीमोनेटाइज करेंसी थी वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू होते हुए सेंट्रल बैंक के पास वापस आ गई। गवर्नमेंट ने रीमोनेटाइजेशन किया, नए नोट छापे। नए नोट जो आए वो थे 500 रुपए के और 2000 रुपए के नए नोट जो अभी भी मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। इनको छापने की कीमत थी 10,000 करोड़ रुपया। 10,000 करोड़ रुपए इनको छापने में लगे नए नोटों को, सरकार को। तो काफी खर्च भी सरकार को आया डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस में। कुछ फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं डीमोनेटाइजेशन की, एक बार उस पर ध्यान डाल लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण जो है वो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है, कर प्रशासन उपाय है। इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का इवेजन, कर की चोरी जो है उसको रोकने की कोशिश करती है, और टैक्स कंप्लायंस यानी टैक्स का, कर का अनुपालन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करती है कि ज्यादा लोग टैक्स जमा कराएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम तो होती है टैक्सेबल, टैक्स लगने लायक इनकम तो वो अर्न करते हैं, लेकिन वो छुपा लेते हैं अपनी इनकम को, टैक्स ना पे करना पड़े। तो गवर्नमेंट की कोशिश थी कि डीमोनेटाइजेशन के थ्रू ऐसे लोगों का पता चल पाएगा जिन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे होंगे, करेंसी अपने पास इकट्ठी स्टॉक करके रखी होगी, उनका पता चल जाएगा। दूसरा, ये इकोनॉमिक मेजर है। इकोनॉमिक मेजर क्या, ये चैनलाइज करता है सेविंग्स को, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाता है, औपचारिक वित्तीय प्रणाली जो है उसमें ले आता है। घरों में आप देखिए बच्चे भी पैसे इकट्ठे कर लेते हैं अपने पिगी बैंक में, गुल्लक में। जो माताएं होती हैं, लेडीज होती हैं, वो भी पैसे अपने इकट्ठे करके रखती हैं अपने पास, कहीं कहीं कुछ कुछ बचा के रखती हैं। तो किसी भी घर में 5-7 हजार रुपए ऐसे इकट्ठे होते हैं, उन सेविंग्स का यूज नहीं होता। तो गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन के थ्रू क्या करती है, वो यूज कर लेती है इन सेविंग्स को, क्योंकि सारा पैसा जो घरों में रखा था, अनयूज रखा था, वो अब बैंक अकाउंट्स में आ जाता है। कहाँ जाता है, बैंक अकाउंट्स में। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस पैसे का जो डिपॉजिट हुआ है उसको यूज करके चीपर लोन, सस्ते लोन जारी कर सकती है। इसके अलावा ये एनफोर्समेंट करता है डिजिटाइजेशन का। डिजिटाइजेशन यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज करने में। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आप अनुमान लगाओ एक बार, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे, फैमिलीज ऐसे होंगी, पेरेंट्स ऐसे होंगे जो पहले नहीं जानते थे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। अब कितने सारे लोग पेटीएम यूज करते हैं। ये पेटीएम उसी टाइम एकदम से पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने लगे हैं। बहुत सारे लोग क्या करने लगे हैं, पेटीएम के साथ साथ वो यूज करने लगे हैं एटीएम कार्ड। अब तो ये कंपलसरी हो गया एटीएम कार्ड, हर किसी को अपने सेविंग्स अकाउंट में ये एटीएम कार्ड लेना ही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, पीओएस मशीन होती है, एक पीओएस मशीन यूज की जाती है एटीएम कार्ड को स्वाइप करने के लिए। तो इनकी डिमांड भी काफी बढ़ जाती है डिजिटाइजेशन जब किया जाता है। तो डिजिटाइजेशन को एनफोर्स करता है, बढ़ाता है डिमोनेटाइजेशन। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश की कमी हो गई थी, तो लोगों ने मॉल्स में जाकर के या और शॉपिंग आउटलेट्स जो होते हैं उनमें जाकर के क्या किया, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस में वो अपने किससे करते थे, या तो पेटीएम से पेमेंट कर देते थे, या फिर वो क्या करते थे, वो करते थे अपना एटीएम कार्ड यूज कर लेते थे, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसका यूज कर लेते थे। तो ये काफी उसमें बढ़ जाता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जब डिमोनेटाइजेशन सरकार ने किया तो सरकार
कि कुछ अपनी ऑब्जेक्टिव्स रही होंगी, कुछ एम्स रहे होंगे सरकार के, वो कुछ चाहती होगी अचीव करना टारगेट डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। वो टारगेट्स क्या थे? सबसे पहला था कि वो ब्लैक मनी जो है, जो होर्डिंग कर रखी है कैश की, कुछ अमीर लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनकी इनकम तो ज्यादा है लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते हैं, अपनी इनकम को क्या करते हैं, वो छुपाते हैं अपनी इनकम को। तो ऐसे लोगों के पास में करेंसी के बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स होंगे कैश की फॉर्म में, तो वो बाहर निकलेगा, पता चलेगा। फिर करप्शन को रोकना है, टेररिज्म को रोकना है। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, गुंडे बदमाश जो होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनके पास भी तो करेंसी होती है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं करते, तो उनके पास जो करेंसी होगी वो सारी की सारी बेकार हो जाएगी, उनको भी वो कहीं ना कहीं जमा करानी पड़ेगी। तो उससे ये जो एक्टिविटीज हैं इन सब पर भी रोक लगेगी। थर्ड था, मार्केट में काउंटरफिट करेंसी थी, ऐसा अनुमान था, और ऐसे बहुत सारी नकली करेंसी पकड़ी भी जाती थी। तो ये जो काउंटरफिट करेंसी होती है, फेक करेंसी, नकली नोट जो होते हैं, ये जो अगर सर्कुलेशन में होंगे कंट्री में तो ये एकदम से बेकार हो जाएंगे। बैंक में तो वो जमा कराएंगे नहीं क्योंकि नकली नोट पकड़े जाएंगे और वो एकदम से बेकार हो जाएंगे। फोर्थ था कि सेविंग्स को चैनलाइज कर सकते हैं, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे, इसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया। फिफ्थ था कि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट के ये ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे सरकार के डीमोनेटाइजेशन करने के। इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही। एक्चुअल में क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन के जो 5 जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ये अचीव हुए या कुछ और हुआ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन होने पर 99.6% करेंसी वापस आई। गवर्नमेंट को थोड़ा उम्मीद थी कि शायद कम करेंसी वापस आएगी, ब्लैक मनी वगैरह जो है वो शायद वेस्ट हो जाएगा, फेक करेंसी वगैरह का भी पता चल जाएगा। लेकिन 99.6% करेंसी आरबीआई के पास वापस आ गई। हालांकि इसमें कुछ रोल उसका भी था कि ब्लैक मनी को डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या था, उस टाइम स्कीम चलाई थी कि आप अपना ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी ऐसी इनकम जो छुपा रखी है उसको डिक्लेयर कीजिए, उसका 75% तो गवर्नमेंट के पास जाएगा और 25% जो है वो क्या किसके पास जाएगा, जो डिक्लेयर करेगा, डिक्लेयर करने वाले के पास चला जाएगा। तो कम से कम 25% इनकम तो आपको मिल जाएगी, वो व्हाइट मनी हो जाएगी, फ्यूचर के लिए आपको डरना नहीं पड़ेगा। तो कुछ करेंसी इसलिए भी आई, हालांकि इस तरह का कि करेंसी का रोल कम था। टैक्स कलेक्शन बढ़ गया क्योंकि ज्यादा लोगों ने इनकम डिक्लेयर करी, ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ गए और बैंक के पास काफी कैश आ गया जिसको कि वो सस्ते लोन जारी करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, आर्थिक मंदी आई, डिमांड और सप्लाई दोनों ही गुड्स और सर्विसेज की कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा, ट्रांजैक्शन करें कैसे, वो पेमेंट कैसे करें, प्रोड्यूसर्स का माल नहीं बिक रहा है, जो डिमांड करें, लोगों की इनकम बर्बाद हो गई क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है, तो डिमांड कैसे करें, इनकम नहीं आ रही तो चीज कैसे खरीदें। तो ये डिमांड सप्लाई दोनों रिड्यूस हो गए। उसके अलावा सफरिंग्स हुई लोगों की, लोगों को बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी, घंटों घंटों लाइनों में लगे, खासतौर पे जो गरीब वर्ग था, जो पुअर पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनको तो डेली दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली पेमेंट चाहिए, कैश में पेमेंट चाहिए, डेली खर्च करते हैं। उसके अलावा मिडिल क्लास जो थी, वो मिडिल क्लास भी काफ़ी परेशान हुई। उसका रीज़न क्या था मिडिल क्लास के परेशान होने का? क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादातर बैंक्स में उनके ट्रांजैक्शंस होने थे, तो बैंक में लाइनों में उनको लगना पड़ा घंटों घंटों, तो उनके भी वर्किंग आवर्स मिस हुए, तो बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी अफेक्ट हुई, इनकम भी अफेक्ट हुई। लेकिन इसका एक ऐसा फायदा हुआ, पॉजिटिव आउटकम था जो अनएंटिसिपेटेड था, जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी कि हाँ ये होगा। सरकार ने ऐसा प्लान नहीं करा था कि डिजिटाइजेशन हम करने वाले हैं, लेकिन हो गया। जब ये सारा कुछ हुआ, डिमोनेटाइजेशन के 50 दिन चल रहे थे, लोग अपने नोटों को जमा करा रहे थे, सामान नहीं खरीद पा रहे थे, परेशानी हो रही थी, तो लोगों ने क्या करा, पेटीएम का यूज करना शुरू किया, लोगों ने एटीएम का यूज करना शुरू किया, लोगों ने ऑनलाइन जो बैंकिंग होती है उन सर्विस का, इंटरनेट बैंकिंग भी जिसे कहते हैं, उसका यूज करना शुरू किया। तो ये फायदे हुए गवर्नमेंट को, इनडायरेक्टली हो गए कि ये सब ज्यादा यूज होने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए कैश इंसेंटिव्स भी डिक्लेयर करें। कैश इंसेंटिव्स कैसे? कि भाई अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको ये कैश बेनिफिट मिलेगा। जैसे पेट्रोल पंप पे आप पेमेंट करते हैं एटीएम से, तो उसमें आपको 0.75% जो है, 0.75% वो आपके अकाउंट में इतना पैसा वापस आ जाता है। तो ये फायदे भी इसके इनडायरेक्टली हुए। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो अगर आपको, तो वो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर क्वेश्चन पूछ करके अपने डाउट को रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।